हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आपका चैप्टर 7 गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस। सो आपके सिलेबस में अभी एक ही लैंग्वेज के बारे में है, वो है सी प्लस प्लस के बारे में, राइट। सो इस चैप्टर में हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके सिंटेक्सेस होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, किसने इसको बनाया था, इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, राइट। सो आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। सो अब हम डीपली कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सी प्लस प्लस को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सी प्लस प्लस, राइट। ये एक सुपर सेट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सी प्लस प्लस से पहले भी एक लैंग्वेज आई थी विच इज़ सी लैंग्वेज, राइट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। सो ये सी प्लस प्लस उसी का सुपर सेट है, यानी इसका ये मतलब है कि सी लैंग्वेजेस के तो फीचर्स हैं ही हैं इसमें, बट कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जिसकी वजह से हम इसको सी प्लस प्लस लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। इट वॉज डेवलप्ड बाय Jarne started up at Bell Labs in New Jersey, USA, right? He found it C lacking for simulations and decided to extend the language by adding features from his favorite language Simula 67. So C plus C language जो थी, right, उसमें काफ़ी ज़्यादा limitations थे। वो मतलब कि उसमें फीचर्स तो थे, ऐसा नहीं है, बट कुछ हद तक थे। और कोडिंग वर्ल्ड जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा था, राइट, तो वैसे वैसे न्यू न्यू फीचर्स ऐड हो रहे थे, राइट। सो जारने स्टार्टअप जो है, एक साइंटिस्ट था बेल लैब्स में, इसने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को में कुछ एडिशनल फीचर्स डाले। और उसने अपनी फेवरेट लैंग्वेज सिमुला 67 भी उस टाइम पे एक लैंग्वेज थी, राइट, जहाँ ये लिखा भी है यहाँ पे, सिमुलर 67 वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी जिसके उसने कुछ जिसके उसने कुछ फीचर्स को ऐड किया सी में, जिसको हम बोलते हैं सी प्लस प्लस, राइट। Initially, this language was called C with classes. Later, the name was changed to C++. The idea of C++ comes from the C increment operator plus plus, right? पहले हम सी प्लस प्लस को बोलते थे सी विद क्लासेस, क्योंकि इसमें क्लासेस का कंसेप्ट आया था कि हम क्लासेस का यूज़ कर सकते थे सी प्लस प्लस में। बट बाद में इसका नाम चेंज हो गया, जिसको हम सी प्लस प्लस बोलते हैं। और सी प्लस प्लस कहाँ से आइडिया आया? सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जिसको हम प्लस प्लस बोलते हैं। सपोज आपने कोई वैल्यू है, जैसे आपकी वैल्यू 1 है, तो आपने उसको इंक्रीमेंट करवाना है, तो आप सिंपली उसको उसके वेरिएबल के बाद आप प्लस प्लस डाल देंगे, तो अपने आप वो एक वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट करे। इंक्रीमेंट होता है ऐड करना, प्लस करना, राइट। सी प्लस प्लस इज ए सुपर सेट ऑफ सी, यानी कि ये सुपर सेट ऑफ सी है, सी का है। सुपर सेट क्या होता है कि सी के फीचर्स तो हैं ही हैं, बट एडिशनल फीचर्स भी कुछ ऐड हुए हैं उसमें, राइट। The most important facilities that C++ add on C are classes, inheritance, function overloading and operator overloading. So most important जो फीचर्स जो उसने ऐड किए थे C++ में, वो क्या थे? क्लासेस के, इनहेरिटेंस के, फंक्शन ओवरलोडिंग के एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। सो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, राइट। दीज फीचर्स अनेबल क्रिएटिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। These features enable creating of abstract data types, inherit properties from existing data types, and support polymorphism, thereby making C++ truly object-oriented languages, right? So ये features जो थे, इन्होंने क्या किया कि C++ को हेल्प करी ताकि वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को क्रिएट कर सके, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सके फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स, और सपोर्ट कर सके पॉलीमॉर्फिज्म, ताकि C++ को हम पूरे तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकें, राइट। अब जानने वाली बात ये होती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे हम बोल रहे हैं सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जिसको हम शॉर्ट में OOP भी बोलते हैं, ऊप्स, यानी कि, राइट, OOP इज़ अ different approach of programming and has emerged as a new approach for software design and development. ये एक डिफरेंट अप्रोच है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, राइट, जो कि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं जिसका, राइट। OOP in computer science is a type of high level computer language that uses self-contained modular instruction sets for defining and manipulating aspects of computer program. OOP एक टाइप है हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज की, जो यूज़ करती है सेल्फ कंटेन, खुद के बनाए हुए मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शंस को, फॉर डिफाइनिंग एंड मैनिपुलेटिंग। डिफाइन और मैनिपुलेट होता है कि आप खुद किसी भी वेरिएबल को खुद डिक्लेयर कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, उसमें वेरियस फंक्शंस ऐड कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें आती है जिसमें आप खुद की चीज़ें खुद क्रिएट करते हो,
राइट। OOP treats data as a critical element in the program development and does not allow it to flow freely around the system. सो OOPs यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो डेटा को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एक प्रोग्राम डेवलपमेंट में, और उसको कहीं भी ऐसे ही फेंक नहीं देता, राइट, कि कहीं भी आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप सेपरेट हर एक प्रोग्राम को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करोगे और उसको उसी जगह लिखोगे जहाँ पे उसका यूज़ है। सपोज़ आपने एक एडिशन का फंक्शन बनाया, एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब्ट्रैक्शन वाली जगह एडिशन लिख दो या बोले तो बाद में वो उसको खुद समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक सेपरेट वे में उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है, इस तरीके से आपको अपना कोड लिखना है कि जो एडिशन वाला फंक्शन है वहाँ पे आप सिर्फ एडिशन का ही लॉजिक लिखोगे और सब्ट्रैक्शन वाली जो चीज़ है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ही लॉजिक लिखोगे, राइट। सो ऐसे ही मतलब आपने डेटा कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, राइट। सो इसको आप बोलते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इट टाइज डेटा मोर क्लोजली टू द फंक्शंस एंड ऑपरेट्स ऑन इट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड फंक्शंस, राइट। सो ये क्या करता है, डेटा को टाई करके रखता है, यानी कि बांध के रखता है उन फंक्शंस के साथ जहाँ जहाँ पे उनका यूज़ होना है, राइट। सो इससे क्या होता है कि ये आपको डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि एक्सीडेंटली आप कहीं भी इधर उधर कुछ भी मॉडिफिकेशन ना कर दें जिसकी वजह से आपका सारा प्रोग्राम जो है वो ख़राब हो जाए। जैसे छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे साइड पे डायग्राम भी दी हुई है आपके, राइट। सो इस यहाँ से हम समझते हैं। सपोज़ आपने एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट हैं आपके, राइट। एक है ऑब्जेक्ट ए, एक है ऑब्जेक्ट बी और एक है ऑब्जेक्ट सी। सो इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होगा ही, राइट, क्योंकि ये एक ही क्लासेस के अंदर डिफाइन होंगे। सो ऑब्जेक्ट ए के अंदर भी डाटा है और उसके फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट बी के अंदर भी कुछ डेटा है, उस पर उसके फंक्शंस हैं, और ऑब्जेक्ट सी के अंदर भी कुछ फंक्शंस और डेटा है, राइट। सो सपोज़ हमने तीन तरीके के हमारे ऑब्जेक्ट हैं, एक में हम ऐड करवा रहे हैं दो नंबर्स को, एक में हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं और एक में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट ए में जब हम ऐड करवा रहे हैं दो नंबर्स को, तो हमें वो जो सर यानी कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 जो भी हमारा लॉजिक या डेटा है उसको हमको एडिशन फंक्शन बना के ही उसमें लिख देना है, राइट, ताकि वो ये हमारा सेपरेट एक हो जाए। सो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बी में हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन का डेटा, ऑब्जेक्ट सी में हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन की डेटा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आपको कुछ चेंज करना हो, यानी कि आपको पता है कि आपका सपोज सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, तो अब ऑब्वियस सी बात है आप कहाँ पे जाओगे, ऑब्जेक्ट बी में ही जाओगे मॉडिफिकेशंस करने, ऑब्जेक्ट बी में ही कोई फॉल्ट ढूंढोगे या एरर ढूंढोगे, राइट। सो इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आप इधर उधर कहीं जाने से अच्छा कि आपको पता है कि हाँ मैंने ये फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन का, तो मेरे को सब्ट्रैक्शन मेरा नहीं हो रहा है तो मेरे को सब्ट्रैक्शन में ही जाना है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस तरीके से वर्क करता है। ऐसे इस अप्रोच के साथ अगर आप जाओगे तो आपको आगे जाके कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इन मॉडर्न टाइम मतलब आज के ज़माने में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है। OOP allows decomposition of a problem into number of entities called objects and then builds data and functions around these objects। So जैसे कि अभी मैंने इस डायग्राम में बताया कि जैसे कि आपको तीन चीज़ें करवानी थी तो उसको आपने तीन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिए, यानी जिनको आप एंटिटीज़ बोलते हो, राइट। सो आपने एक प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया छोटे छोटे पार्ट्स में जिसको आप ऑब्जेक्ट्स बोलते हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आप एक पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हो, उसमें उनका फंक्शन और लॉजिक्स लिखते हो, राइट। सो बाद में आप एक ही मतलब लॉजिक लिखते हो, राइट। सो इसी यही अप्रोच जो है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है, राइट। द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी असेस्ड ओनली बाय द फंक्शन एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। सो जो डेटा ऑब्जेक्ट में है वो असेस सिर्फ फंक्शंस ही, वही फंक्शंस कर सकते हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जो अटैच हैं, राइट। सो जैसे कि एडिशन का जो फंक्शन बनाया था हमने ऐड, तो वो उन्हीं तो वो सिर्फ एडिशन के डेटा को ही आप वो ले सकता है, राइट, वो सब्ट्रैक्शन वाले को नहीं ले सकता है, क्योंकि जो आपने डेटा है वो आपने जो आपने ऑब्जेक्ट का डेटा है वो आपने एसोशिएट करवाया है एडिशन फंक्शन के साथ, राइट। हाउएवर फंक्शंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन असेस द फंक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लिमिटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट चाहे तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को असेस कर सकता है, राइट। बट सिर्फ फंक्शंस की बात हो रही है, फंक्शंस अलग है, ऑब्जेक्ट्स अलग और डेटा अलग है, राइट। ये आपको हमेशा याद रहना। और इसके फीचर्स क्या हैं? अब
फीचर्स में पहला आता है इट एम्फोसाइजेज ऑन डेटा रादर दैन प्रोसीजर। सो जैसे कि पहले एक तो होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, राइट। सो वैसे ही प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी होती है, राइट। सो बट इसमें ज़्यादा जो ध्यान है वो हमारा डेटा की तरफ है, जैसे कि मैंने आपको पहले डायग्राम में भी समझाया था, रादर दैन प्रोसीजर पे, राइट, कि होल प्रोसीजर हमारा कैसा रहेगा। सेकेंड आता है प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इंटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। सो प्रोग्राम जो डिवाइड होते हैं हमारे वो किस में होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, राइट। डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिज़ाइन सच दैट दे करेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को करेक्टराइज कर सके कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, राइट। फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डेटा आर टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। फंक्शंस जो डेटा को ऑपरेट कर रहे होते हैं वो टाई अप होते हैं इन डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। डेटा इज़ हिडन एंड कैन नॉट बी असेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। जो डेटा है वो हिडन रहता है और वो दूसरे फंक्शंस असेस नहीं कर सकते, राइट। ऑब्जेक्ट्स आप असेस कर सकते हो दूसरे, बट फंक्शंस आप असेस, बट डेटा को आप असेस नहीं कर सकते, राइट। ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट्स को आप फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हो, करवा सकते हो एक दूसरे के साथ। न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड व्हेन एवर नेसेसरी। सो सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे अब आपको डिवाइड का भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो आप ऐसे करके मल्टीपल ऐड कर सकते हो, राइट। जितने आपकी मर्जी है आप उतने ऐड कर सकते हो। सो इस तरीके से अप्रोच ये चलती है। फॉलोज बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन। सो ये कैसे अप्रोच चलती है इसकी, बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ, राइट। सो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं ऊप्स के, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के। सो फर्स्ट इसमें आता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है, राइट। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे हिस्से प्रोग्राम के जिसको आप डिवाइड करते हो, डेटा और फंक्शंस में डिवाइड करते हो, राइट। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी with some characteristics and behavior, or OOP allow decomposition of a problem into number of entities called objects and then builds data and functions around these objects. Therefore objects are basic runtime entities in an object oriented programming, right. So object जो है वो बेसिक रन टाइम की, बिना ऑब्जेक्ट्स के आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते हो। आपको ऑब्जेक्ट्स बना के उनके डेटा और फंक्शंस को डिफाइन करके उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट इसमें आता है क्लास। सो छोटे छोटे हिस्से करना होगे, वो हो गए ऑब्जेक्ट्स, और उन्हीं छोटे छोटे हिस्सों का होल कलेक्शन, राइट। सी कि वो सारे जो हिस्से आपने बनाए हैं वो किस में होंगे, एक क्लास में, जिसको आप एक कॉमन क्लास बोलेंगे, राइट। कि वो क्लास वो चीज़ होगी कि क्लास होगी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। जैसे कि लिखा भी है यहाँ पे, अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास फ्रूट। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, एक क्लास अगर हम डिफाइन करते हैं फ्रूट्स की, राइट। सो फ्रूट एक क्लास होगी, राइट। फ्रूट्स में कौन कौन से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एप्पल आता है, मैंगो आता है, ऑरेंज आता है, ग्रेप्स आता है, पपाया आता है, कितने सारे, ये सारे हो गए, ये छोटी छोटी चीज़। देखो आपको ना जब भी आपको कोडिंग करनी है, ये कोडिंग और रियल वर्ल्ड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये उन्हीं चीज़ों को इन्होंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जो आप रियल वर्ल्ड में आप देखते हो या अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हो, राइट। सो जैसे कि आपने देखा कि आप यही क्लासेस की एग्जांपल आप खुद के स्कूल के साथ भी ले सकते हो, राइट। कि आपकी खुद की क्लास है, 11th क्लास है, राइट। सो उसमें कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, कुछ टीचर्स हैं, ये सारी क्या चीज़ें होगी, ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट। कि क्लास के अंदर क्या है, गर्ल्स, बॉयज़ और टीचर्स, राइट। सो ये सारी चीज़ें होगी ऑब्जेक्ट्स। सो वैसी फ्रूट क्लास है, उसमें एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स है, राइट। सो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। दस वी कैन से ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ क्लास। सो हम क्या बोल सकते हैं कि क्लासेस जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेरिएबल्स हैं क्लासेस के। वंस द क्लास हैज़ बीन डिफाइंड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू दैट क्लास। सो एक बार आपने क्लास को डिफाइन कर दिया, सो आप हज़ारों मतलब लाखों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो जितनी आपकी मर्ज़ी है। सो अब एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। वो यही एग्जांपल है कि अगर सपोज़ आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, राइट। प्रोग्राम टू मेक एन कैलकुलेटर। सो अगर आपने कोडिंग के थ्रू एक कैलकुलेटर बनाना है, सो उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सबसे पहले आप उसमें ऐड करवाओगे, सेकंड क्या होगा उसमें आप डिवाइड कराओगे, थर्ड क्या होगा उसमें मल्टीप्लाई करवाओगे, फोर्थ क्या होगा उसकी कुछ परसेंटेज निकालोगे। तो क्लास हो गई एक कैलकुलेटर, और छोटे छोटे उसके पार्ट्स जो हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो हो गए कि आपको उसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करवानी है, यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, माइनस, या जो भी करवाना है, ये सारी चीज़ें आ गई उसमें, राइट। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द act of representing essential features without including the background details of the explanation.
एब्स्ट्रैक्शन वो एसेंशियल फीचर्स है एक रिप्रेजेंट करने का, जिसके थ्रू आप सिर्फ उन चीज़ों को ध्यान में रखते हो या उन चीज़ों को आप नज़र में रखते हो जो कि ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं, बट जो भी बैकग्राउंड में जो भी हो रहा है उसको आप ध्यान में नहीं रखते हो। तो इसकी मैं आप अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ रियल वर्ल्ड में, सपोज़ आप एक कार ड्राइव करते हो, राइट। सो आपको कार में सिर्फ ये पता है कि उसका स्टीयरिंग कैसे चलाते हैं, सो आप उसमें गियर कैसे लगाते हैं, उसमें ब्रेक्स कैसे लगानी है, बट अंदर से जो इंटरनल उसकी बैकग्राउंड में वायरिंग हुई है, जो प्लग्स यूज़ हुए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें तो आप नहीं ध्यान में रखते हो ना। सो आपको उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन को भी समझना है कि आप सिर्फ उन चीज़ों का यूज़ करते हो जो आपको ज़रूरी है उस लिमिटेड टाइम में, जो आपको ज़रूरी है। आपको बैकग्राउंड में जो भी हो रहा है उसका ख्याल नहीं रखना है, राइट। सो ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इसमें आता है एनकैप्सुलेशन। द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट कार क्लास इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि डेटा और फंक्शंस को टुगेदर एक सिंगल यूनिट में रखना, जिसको आप क्लास भी बोलते हो, उसको आप बोलते हो एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन इज द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ ए क्लास। ये एक स्ट्राइकिंग फीचर है क्लास की। द डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड बट अवेलेबल ओनली टू दोज फंक्शन विच आर रैप्ड इन द क्लास। सो डेटा जो है वो बाहर के वर्ल्ड को तो एक्सेसिबल नहीं होगा, बट उन फंक्शंस को एक्सेसिबल होगा जो भी उनके जो भी फंक्शंस आपने उनके रैप किए होंगे, विद इन रैप किए होंगे क्लास में, राइट। दीज फंक्शंस प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स डेटा एंड प्रोग्राम। ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं एक इंटरफेस बिटवीन ऑब्जेक्ट के डेटा को और प्रोग्राम को। दिस इंसुलेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सो ये जो इंसुलेशन ऑफ डेटा है, यानी कि किस तरीके से आप एक डेटा को छुपाते हो आउटसाइड वर्ल्ड से, बट आप ऑब्जेक्ट के डेटा या फंक्शंस को वो अथॉरिटी देते हो, राइट, कि वो उनको यूज़ कर सके। सो इसको आप क्या बोलते हो, डेटा हाइडिंग और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, राइट। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। सो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करते हो, यानी कि लेते हो दूसरे ऑब्जेक्ट की क्लास के साथ, राइट। सपोज़ आपने एडिशन का जो फीचर है वो सब्ट्रैक्शन में भी लेना है, राइट। तो आप इनहेरिटेंस का यूज़ करोगे कि आपने एडिशन की चीज़ें सब्ट्रैक्शन को भी दे दी, राइट। तो वो दोनों के पास एक पावर होगी कि वो ऐड भी करवा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी करवा सकता है। एंड एग्जिस्टिंग क्लास इज़ नोन एज बेस क्लास एंड द न्यू क्लास इज़ नोन एज डिराइव्ड क्लास। सो इसमें दो तरीके की क्लासेज आती हैं। जो ऑलरेडी बनी होती हैं उसको आप बेस क्लास बोलते हो, और जो आप न्यू डिराइव करते हो, एक नई से क्लास बनाते हो, उसको आप डिराइव क्लास बोलते हो, राइट। और लास्ट इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म एसेंशियली मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स का होना, राइट। इन C++ इट इज़ द एबिलिटी फॉर अ मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस इन मोर देन वन फॉर्म। सो ये एक एबिलिटी होती है C++ में, ताकि वो एक मैसेज या डेटा को पास कर सके इन मोर देन वन फॉर्म में, राइट। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन और कुछ फीचर्स, राइट। सो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा।